हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट केस जो है सुप्रीम कोर्ट का वो डिस्कस करने वाले हैं। केस का नाम है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1978 का केस है। आज की इस वीडियो में हम इसी केस पर डिस्कस करेंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की इस केस में क्या जजमेंट रही वो भी इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आज की वीडियो लेक्चर का अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से फ्री में ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में हम जितने भी मेजर एक्ट हैं वो सब एक एक करके केस लॉ के साथ डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। केस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आर्टिकल 21 को एक नया आयाम देता है और इसकी सही तरीके से व्याख्या करता है। दरअसल ये सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक जजमेंट माना जाता है, एक हिस्टोरिकल जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 है उसकी बहुत ही विस्तार पूर्वक व्याख्या की थी। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 3 जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, इन तीनों के बीच में संबंध स्थापित किया है। और ये जो तीनों हैं, इन तीनों को हम गोल्डन ट्राइंगल भी मानते हैं, है ना। गोल्डन ट्राइंगल इन तीनों को माना जाता है। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो ए के गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य के बाद में जो जजमेंट आई थी उसी को मतलब खारिज कर दिया था और कहा कि संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जो बनाई गई प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर अपनाया जाता है, वो मनमाना, अनुचित और दमनकारी नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि आर्टिकल 21 हमें बताता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के द्वारा वंचित किया जा सकता है उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से, अन्यथा नहीं। तो ये जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, चूँकि हम पहले भी अपनी एक वीडियो में जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है और जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उन दोनों के बीच में अंतर कर चुके हैं कि दोनों में क्या फ़र्क होता है। एक बार मैं फिर आपको बता दूं इस वीडियो में कि जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है उसमें मेनली प्रोसीजर पे ध्यान दिया जाता है कि जो लॉ बना है उसमें प्रॉपर प्रोसीजर का, प्रक्रिया का पालन किया गया है या नहीं। जबकि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, जो अमेरिकन संविधान से लिया गया है, उसमें उस चीज़ पर ध्यान दिया जाता है कि जो लॉ बनाया गया है उसमें क्या प्रोसीजर अपनाया गया है, ये प्रक्रिया तो देखी ही जाती है। साथ ही ये भी देखा जाता है कि जो लॉ बनाया गया है वो फेयर होना चाहिए, रिजनेबल होना चाहिए और बिल्कुल मनमाना नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक तरीके से यहाँ पर इसी चीज़ को कोर्ट ने आर्टिकल 21 की एक विशद व्याख्या इस केस में की थी जब जजमेंट दी थी। तो आज की इस वीडियो में हम इसी को जानते हैं। सबसे पहले इस केस के जो फैक्ट हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इस मामले में हुआ क्या था कि 2 जुलाई 1977 को एक ऑर्डर के द्वारा मेनका गांधी का पासपोर्ट सार्वजनिक हित यानी पब्लिक इंटरेस्ट के आधार पर जब्त कर लिया गया। जब उनके पासपोर्ट को जब्त करने का कारण मांगा गया तो भारत सरकार ने कोई भी कारण बताने से इनकार कर दिया। मेनका गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 के तहत एक रिट याचिका कोर्ट में दायर की और उस ऑर्डर को आर्टिकल 14, 19 और 21 के आधार पर चैलेंज किया। अब याचिकाकर्ता ने जो अपनी तरफ से जो भी तर्क दिए थे वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि उनका विदेश यात्रा का अधिकार उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के तहत दिए गए अधिकार से ही उत्पन्न हुआ है और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी भी नागरिक को इस तरह के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले विदेश यात्रा के अधिकार की बात हुई है। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट उन्होंने अपनी तरफ से दिया कि केंद्र सरकार ने याचिकाकर्ता को सुनवाई का अधिकार न देकर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 21 का उल्लंघन किया है, इसलिए आर्टिकल 21 की सही व्याख्या, उसका नेचर, उसके प्रोटेक्शन को निर्धारित करने की ज़रूरत है। तीसरा पॉइंट जो था इस केस में वो ये था कि हमारे संविधान की भावना को प्रभावी बनाने के लिए जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं वो उनको एक दूसरे के हमें अनुरूप पढ़ना चाहिए। और इस मामले में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को जो 14 है, 19 है और जो 21 है, ये तीनों आर्टिकल्स को हमें एक साथ पढ़ना चाहिए। कानून द्वारा स्थापित किसी भी प्रक्रिया को मनमानी से मुक्त होना ज़रूरी है, क्योंकि जो नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल हैं उनका सिद्धांतों का पालन होना बहुत ज़रूरी है। इन सिद्धांतों का पालन होना चाहिए, जिसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सिद्धांत आता है वो है दूसरे पक्षकार की बात सुनो। सामने वाले को सुनवाई का अधिकार होना चाहिए, उसको भी सुनने का हमें मौका देना चाहिए कि वो अपने बारे में अपनी बात क्या कहना चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट,
आर्टिकल 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ हमें प्रोटेक्शन देता है, जबकि इस मामले में सरकार ने बिना कारण बताए ही जो पिटिशनर था, जो याचिकाकर्ता थी, उनका पासपोर्ट जब्त करके उन्हें देश के भीतर अवैध रूप से हिरासत में ले लिया है। तो एक तरीके से ये भी पॉइंट इसमें डाला गया था। और जो नेचुरल जस्टिस के आवश्यक जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, दूसरे पक्ष को सुनो यानी ऑडी अल्ट्रम पार्टम, इसका मौका भी याचिकाकर्ता को नहीं दिया गया। पासपोर्ट एक्ट 1967 जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार यानी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का उल्लंघन है, ये भी इसमें माना गया। और इसके बाद आती है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। इतने सारे व्यूज़ और तर्क को सुनने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट देती है वो जानना बेहद ज़रूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में निर्णय देते हुए कहा कि विदेशी यात्रा का जो अधिकार है वो भी तो आर्टिकल 21 में दी गई हमारी पर्सनल लिबर्टी में ही शामिल है। तो कोर्ट ने एक तरीके से विदेशी यात्रा के अधिकार को भी हमारे आर्टिकल 21 का ही हिस्सा बताया। इस तरह से इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने सतवंत सिंह वर्सेस असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर जो 1967 का मामला था, उसमें दिए गए जजमेंट को ही जारी रखा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि यात्रा का अधिकार राइट टू ट्रैवल हमारी पर्सनल लिबर्टी में आता है, पर्सनल फ्रीडम में आता है। और मेनका गांधी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी यात्रा के अधिकार को भी इसमें जोड़ दिया, यानी राइट टू ट्रैवल जो सतवंत सिंह के मामले में पहले से ही एक राइट में आ रहा था, हमारे आर्टिकल 21 के अंदर मान लिया था कोर्ट ने। अब इसमें जो राइट टू अब्रॉड है ना, अब्रॉड का जो ट्रैवल है, जो मतलब विदेश में घूमने का अधिकार है या यात्रा का अधिकार है, उसको भी कोर्ट ने हमारी पर्सनल लिबर्टी के अंदर मान लिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जब किसी आर्टिकल के तहत कोई कानून बनाया जाता है तो वो किसी दूसरे फंडामेंटल राइट के उल्लंघन में नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आर्टिकल 21 के तहत कोई लॉ बनाया जाता है तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उससे दूसरे जो आर्टिकल हैं, है ना, जिनमें जो भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनका वायलेशन हो, है ना, या उनके विरोध में हो वो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने ये भी बात इस केस में कही और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कोर्ट ने यहाँ पे बताया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 में जो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, उसका मतलब एक ऐसी विधि से है जो उचित युक्तियुक्त होनी चाहिए और मनमानी ना हो। ठीक, और इस तरह से सम्यक विधिक प्रक्रिया, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि सम्यक विधिक प्रक्रिया में इन्हीं चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है कि जो लॉ बनाया जाता है वो रीजनेबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, किसी तरह की उसमें मनमानी ना हो। तो ये खुद ही खुद शामिल हो जाता है हमारे प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में। तो इस तरह से आर्टिकल 21 में अब प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की जगह धीरे धीरे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ने जो है वो ले ली है। तो इस तरह से कोर्ट ने ये भी कहा कि कानून द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, इसका मतलब ऐसी विधि से है जिसे विधायिका द्वारा जब बनाया जाता है तो उसमें प्रोसीजर पर ध्यान दिया जाता है, चाहे वो उचित हो, युक्तियुक्त हो या ना हो। लेकिन अगर हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करें जो अमेरिकन संविधान में दिया गया है, इसका मतलब ये है कि बनाया गया जो लॉ हो वो फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए और वो मनमाना नहीं होना चाहिए। साथ ही उसमें जो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स हैं उस पर वो बेस्ड होना चाहिए, जिसमें पक्षकार को भी सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए और दूसरे पक्ष को सुनो पर यह आधारित होना चाहिए। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में आर्टिकल 21 को एक नया आयाम दिया है और कहा है कि आर्टिकल 21 जो सभी व्यक्तियों को जीने का अधिकार देता है वो केवल जीने के अधिकार तक सीमित नहीं है, बल्कि गरिमा के साथ जीने के अधिकार तक इसका विस्तार है। यानी पूरी डिग्निटी के साथ जो एक पर्सन है वो अपनी लाइफ को जी सकता है। और यदि आर्टिकल 21 का उल्लंघन होता है, वायलेशन होता है, तो कहीं ना कहीं जो दूसरे आर्टिकल्स हैं हमारे, जैसे कि आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 19 है, जो हमारे 3 गोल्डन ट्राइंगल में माने जाते हैं, 14, 19 और 21, ये तीनों आर्टिकल्स भी हमारे कहीं ना कहीं ब्रीच होते हैं, इनका कहीं ना कहीं उल्लंघन होता है। तो इस तरह से इस वीडियो में मेनका गांधी के केस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का माना जाता है, क्योंकि बेसिकली ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और आर्टिकल 21 को, जैसा मैंने बताया, एक नया आयाम देता है और एक नए रास्ते की तरफ आर्टिकल 21 को ले जाता है और इसकी एक बहुत ही ब्रॉड जो इंटरप्रिटेशन है कोर्ट ने इस केस में की है। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट के बारे में जाना। और अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने बताया आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में हम जितने भी मेजर एक्ट हैं वो सब एक एक करके 1 बाय 1 केस लॉ के साथ डिस्कस करेंगे।